Good evening, students. Today I am going to start the new topic, that is the part 4, structure of some important disaccharides. This is the topic, structure of some important disaccharides. ठीक है, तो डाइसेक्राइड्स पहले हम लोग जाने क्या होता है कि जब दो मोनोसेक्राइड प्लस मोनोसेक्राइड आपस में कंबाइंड होते हैं विद द लॉस ऑफ वाटर, तो अब बनता है हमारा डाइसेक्राइड्स। तो जब दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ेंगे विद द लॉस ऑफ वन वाटर, दो मोनोसेक्राइड के बीच में से एक वाटर का लॉस होता है। अगर 3 मोनोसेक्राइड होगा तो 2 वाटर का लॉस होगा, 4 मोनोसेक्राइड होगा तो 3 वाटर का लॉस होगा। मतलब अगर n टाइम्स मोनोसेक्राइड होगा तो n-1 टाइम्स वाटर का लॉस होगा। तो इस तरह से वाटर के लॉस से, जैसे दो मोनोसेक्राइड आपस में जुड़ रहे हैं विद द लॉस ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल, देन यू विल गेट डाइसेक्राइड। ऐसे 3 मोनोसेक्राइड जुड़ जाएं तो ट्राइसेक्राइड, 4 जुड़ जाएं तो टेट्रासेक्राइड, 5 जुड़ जाएं तो पेंटासेक्राइड, और अगर n टाइम्स जुड़ जाए मोनोसेक्राइड तो वी गेट पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड क्या होता है? इट इज द पॉलीमर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। मतलब व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स आर ज्वाइंड टुगेदर then we get polysaccharide, but when 2 monosaccharides are joined together then we get disaccharide. Monosaccharide क्या होता है? It is the simplest unit of carbohydrate which cannot be further hydrolyzed या which cannot be further simplified. It is the simplest unit. इसी के जुड़ने से जो है डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ओलिगोसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड्स ये सब बनते हैं। तो जैसे मान लो मोनोसेक्राइड्स में हमने 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स ले लिया, C6H12O6, मान लो एक ग्लूकोज है और ये भी मान लेते हैं ग्लूकोज है, ये दोनों मोनोसेक्राइड हो गए ग्लूकोज। तो इनको कंबाइंड करो विद द लॉस ऑफ वन वाटर, तो कार्बन का लॉस हो नहीं रहा है, तो कार्बन दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? C12 है ना, हाइड्रोजन 12 + 12 24, लेकिन उसमें से H2 निकलेगा तो कितना बचेगा? H22, और ऑक्सीजन 6 + 6 12, लेकिन एक वो निकलेगा तो O11। तो दिस इज द जनरल फार्मूला ऑफ एनी डाइसेक्राइड, C12H22O11। ठीक है, C12H22O11। तो इस तरह से हमारा डाइसेक्राइड बनता है। तो ये दोनों मोनोसेक्राइड यूनिट्स जिस बांड से जुड़ते हैं उसको हम लोग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। अभी आगे हम लोग इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या उसको कहीं कहीं पे लिखा रहता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दोनों का मतलब एक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहें या हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओके, तो यहाँ पर आपका जो डाइसेक्राइड है, कुछ इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स जो हम लोग जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स जिसमें आपका आता है स्टार्च, सॉरी नॉट स्टार्च, स्टार्च तो पॉलीसेक्राइड है, सुक्रोज आता है आपका, माल्टोज आता है, माल्टोज, लैक्टोज जो मिल्क शुगर है, ये सब आपके सुक्रोज हम लोग जानते हैं चीनी को कहते हैं, जो कॉमन शुगर, टेबल शुगर हम लोग यूज़ करते हैं। माल्टोज माल्ट में पाया जाता है, लैक्टोज आपका पाया जाता है मिल्क में, जिसको हम लोग मिल्क शुगर कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनका जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट प्रोडक्ट्स यू गेट व्हेन सुक्रोज इज हाइड्रोलाइज्ड, या व्हाट प्रोडक्ट्स यू गेट व्हेन माल्टोज इज हाइड्रोलाइज्ड, व्हाट प्रोडक्ट्स यू गेट व्हेन लैक्टोज इज हाइड्रोलाइज्ड। तो ये आता है। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस करने पर हम आपको पहले बता चुके हैं, हाइड्रोलिसिस करने पर क्या होता है, चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती हैं। मतलब हाइड्रोलिसिस करने पर जो चीज़ जिससे बना होता है वह उसी में फिर से वापस चला जाता है। तो अगर हम जैसे इन दोनों को जोड़ के ये बनाए, तो अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वापस हमको ये फिर मिल जाएगा, यही दोनों मिलेंगी।
अगर हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वापस हमको ये दोनों मोनोसेक्राइड यूनिट्स अलग हो जाएंगी। तो हम लोग पहले देखते हैं कि हाइड्रोलिसिस, क्योंकि बिना इनका प्रोडक्ट जाने आप इनका स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको पहले पता करना है कि C6H12O6 और ये दोनों हैं क्या। जब ये पता लग जाएगा तब हम आराम से दोनों के बीच में से वाटर का लॉस करके उनको जोड़ देंगे और हमें फिर वो डाइसेक्राइड का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो इसलिए हमें पहले इनके हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट जानना होगा और हमें पता भी होना चाहिए। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, अगर हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो सुक्रोज, इन सब का फार्मूला यही है, ये सब डाइसेक्राइड है तो डाइसेक्राइड का सब का फार्मूला यही, दैट इज C12, जनरल फार्मूला H22O11। ये है हमारा सुक्रोज, मान लो दिस इज द सुक्रोज। तो जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब जो वाटर का आपने लॉस किया था, इस वाटर को इसको वापस दो, वाटर इसमें ऐड करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ अ डाइल्यूट एसिड, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यह कन्वर्ट हो जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये बना दोनों यूनिट। लेकिन अब आपको बताना है कि दोनों मोनोसेक्राइड यूनिट्स का नाम क्या है। तो जो सुक्रोज हमारा होता है बना होता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज से। अल्फ़ा क्या होता है, बीटा क्या होता है, मैंने आपको कल बताया था, अल्फ़ा बीटा एनोमर्स के बारे में बताया था। तो वही आपका अल्फ़ा डी ग्लूकोज जो फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है, हावर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला में एनोमेरिक कार्बन पर डिफाइन होता है कि एनोमेरिक कार्बन पे H लेफ्ट में है, OH राइट में है, तो उसको अल्फ़ा कहते हैं, और अगर इसको अपोजिट कर दिया जाए 180 डिग्री पर रोटेट कर दिया जाए तो उसको बीटा कहते हैं। तो इसमें जब सुक्रोज का हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको मिलता है अल्फ़ा डी ग्लूकोज और दूसरा मिलता है बीटा डी फ्रक्टोज। तो सुक्रोज हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज से बना होता है। तो अगर एग्ज़ाम में आपको आता है कि सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या मिलेगा, आपने सिर्फ नाम में ग्लूकोज और फ्रक्टोज लिख दिया तो आपका नंबर काटा जा सकता है, क्योंकि ग्लूकोज देख रहे हो अल्फ़ा डी बीटा डी दोनों होता है, फ्रक्टोज भी अल्फ़ा डी बीटा डी दोनों होता है। तो आपको पर्टिकुलर होना पड़ेगा कि वो ग्लूकोज कौन सा पर्टिकुलर ग्लूकोज है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज। ऐसे फ्रक्टोज में भी आपको पर्टिकुलर होना पड़ेगा कि वो अल्फ़ा डी फ्रक्टोज है कि बीटा डी फ्रक्टोज, तो उसको क्लियर कट बताना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। इसी तरह से अगर हम करें हाइड्रोलिसिस ऑफ माल्टोज, अगर हम माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करें तो क्या बनेगा, तो माल्टोज का भी फार्मूला यही रहेगा। उसके मोनोसेक्राइड्स अलग अलग होते हैं, बाकी ये तो जनरल फार्मूला है। तो जनरल फार्मूला में आप लिखेंगे C12H22O11 और ये आपका है माल्टोज। इसमें भी आपको वाटर ऐड करना होगा, क्योंकि आपने दो मोनोसेक्राइड यूनिट को जोड़ते समय एक वाटर का लॉस किया था, तो हाइड्रोलिसिस करते समय आपको वाटर वापस लौटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम इसको डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में जब हीट करेंगे तो फिर यही यूनिट बनेगी C6H12O6। ये जनरल फार्मूला है मोनोसेक्राइड यूनिट्स का, हेक्सोज का। तो हेक्सोज बनते हैं C6H12O6, ये बनेगा। अब इसमें से दोनों यूनिट आपके ए भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज बनेगा और ए भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज बनेगा। इसका मतलब कि जो माल्टोज होता है वो 2 यूनिट ऑफ अल्फ़ा डी ग्लूकोज से बना होता है, ठीक है। तो ये माल्टोज का हाइड्रोलिसिस करने पर हमको अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्लस अल्फ़ा डी ग्लूकोज मिलेगा। देख रहे हैं फार्मूला वही है, लेकिन इनका सबका नेम अलग अलग आ रहा है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर, इनका कंपोजिशन अलग अलग होता है। इसी तरह से हम लोग देखते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज क्या होता है आपका, मिल्क शुगर। मिल्क में यही शुगर पाया जाता है, इसलिए मिल्क आपको मीठा हल्का लगता है, ठीक है। तो लैक्टोज की जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अगेन वही डाइसेक्राइड का फार्मूला C12H22O11, इसमें भी वाटर ऐड करोगे, सेम कंडीशन, डाइल्यूट एसिड के प्रेजेंस में इसको हीट करेंगे, ये आपका लैक्टोज है। तो यूनिट्स वही मिलेंगी, हेक्सोज यूनिट, क्योंकि यहाँ 12 कार्बन है, 12 का आधा करोगे तो 6 कार्बन आएगा, मतलब हेक्सोज यूनिट मिलेगी। तो आपको C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये 2 हेक्सोज यूनिट मिल गई। इस हेक्सोज यूनिट का नाम होगा
बीटा डी ग्लूकोज। अब देख रहे हो, इसमें बीटा डी ग्लूकोज होता है, यहाँ पे सुक्रोज में क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज, इसमें बीटा डी ग्लूकोज। फार्मूला वही है, क्योंकि ये मालिकुलर फार्मूला है। मालिकुलर फार्मूला से कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि मालिकुलर फार्मूला में हम क्या करते हैं, चीज़ों को क्लब करके रखते हैं। तो जब क्लब करके रखोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो उस सिचुएशन में ये आपका हो गया बीटा डी ग्लूकोज, और ये होता है बीटा डी गैलेक्टोज। गैलेक्टोज होता है, बीटा डी गैलेक्टोज। तो ये हो गया आपके डाइसेक्राइड्स की। अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको ये मिलेगा, माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये मिलेगा, लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये मिलेगा। अब इन्हीं यूनिट्स को हम स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिख के जब जोड़ देंगे ग्लाइकोसिडिक बांड से, तब आपका जो है सुक्रोज का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो स्ट्रक्चर आप तभी समझ पाएंगे जब आपको पता हो कि वो डाइसेक्राइड किन मोनोसेक्राइड यूनिट से पर्टिकुलर बना हुआ है। ग्लूकोज फ्रक्टोज पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है, अल्फा डी फ्रक्टोज है, बीटा डी फ्रक्टोज है, ये आपको पर्टिकुलर होना पड़ेगा। जब आपको वो पता रहेगा तभी आप इसमें बता पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोलिसिस। अब हम स्ट्रक्चर आराम से बना सकते हैं। तो जैसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर ड्रा करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज का अगर हम स्ट्रक्चर ड्रा करें तो कैसे बनेगा। अब पहले तो हम लोग ये जान लें कि सुक्रोज बना किससे है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सुक्रोज किससे बना हुआ है। सुक्रोज हमारा बना हुआ है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से। तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज का पहले स्ट्रक्चर ड्रा करो। तो अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रा करोगे हाइवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला में, पाइरेनोज स्ट्रक्चर जो ऐसे बनता है आपका, लाइक दिस। ये हो गया ऐसे, ये हमने बना लिया। कल मैंने आपको बताया था, दिस इज द पाइरेनोज स्ट्रक्चर फॉर ग्लूकोज, है ना। तो अल्फा डी ग्लूकोज में क्या होता है, H लेफ्ट में, OH राइट में। तो H में जो लेफ्ट होता है ऊपर होता है, तो H OH H, ये हो गया। और यहाँ पर होता है आपका H CH2OH, ये आपका स्ट्रक्चर आ गया। अब यहाँ पे H है तो यहाँ OH, यहाँ पर आपका OH, H एंड OH। ये है आपका अल्फा डी ग्लूकोज, ये है आपका अल्फा डी ग्लूकोज, दिस वन। तो हमने अल्फा डी ग्लूकोज बना दिया। अब हमको बनाना है बीटा डी फ्रक्टोज। तो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर मतलब 5 रिंग होते हैं उसमें। तो आप इसके नीचे, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसके नीचे ऐसे बनाइए, ये आपका फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर हो गया। ये आपका फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर हो गया, 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन। अब इसमें भी इस तरह से ऐसे ग्रुप होगा। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर जब देखेंगे, आपने कल बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाया था। तो बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपने बनाया था, तो यहाँ पर बीटा डी फ्रक्टोज में क्या हो जाएगा, OH ऊपर आएगा, CH2OH नीचे। अल्फा डी में ऊपर होता है CH2OH ऊपर, OH नीचे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका OH यहाँ पर होगा, क्योंकि ये कार्बन नंबर 2 है। ठीक है, कार्बन नंबर 2 है। तो आपका यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, 1 सेकंड में उसको रिकॉल कर लेता हूँ। बीटा डी फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर CH2OH था और COH इधर आ जाता है बीटा डी में, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आपका CH2OH था, अल्फ़ा में इधर रहता है, और ये था। तो HOH ऐसा था। ये है आपका बीटा डी फ्रक्टोज का। अगर आपको डाउट हो जाए तो ऐसे रफ में ड्रॉ कर लो और तब जो है इसको बना दो। तो ये आपका कार्बन नंबर 2 है, ये है कार्बन नंबर 2, ये है कार्बन नंबर 2, ये वाला कार्बन, दिस इज द कार्बन नंबर 2, ये है। तो कार्बन नंबर 2 जो है, इसमें CH2OH और OH यहाँ पर है, तो OH लेफ्ट में चला गया, CH2OH नीचे चला गया। अब आपके बाद जो है OH आएगा, यस OH यहाँ पर, यहाँ H हो गया, फिर आपका H है, यहाँ पे OH होगा, और फिर आपका जो है CH2OH, यहाँ H, और यहाँ पे CH2OH। ये रिंग का पार्ट नहीं है, ये बन गया। तो ये आपका आ गया, दिस इज द बीटा डी फ्रक्टोज। समझ गए। तो देखो ये मैंने ड्रा करके जो है बीटा डी फ्रक्टोज यहाँ पे बना लिया। तो ये आपका है बीटा
डी फ्रक्टोज। तो अगर ऐसे आपको डाउट हो जाए तो रफ में इसका डायग्राम बना के कर सकते हैं। तो अब हमने इन दोनों यूनिट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया। देख रहे हैं यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन कौन है, ए वाला कार्बन आपका एनोमेरिक है, कार्बन नंबर 2। और इसमें ये कौन है, कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 1 है। इसमें एल्डिहाइड होता है तो एल्डिहाइड हमेशा टर्मिनल पे होता है, तो कार्बन नंबर 1 हो गया आपका एनोमेरिक, जहाँ पर आपका फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला बनता है। कार्बन नंबर 2 हो गया आपका एनोमेरिक, ठीक है। ए वाला कार्बन ए है, और ये OH लेफ्ट में है, ऊपर चला गया, ये CH2OH नीचे हो गया। अगर ये अल्फा डी फ्रक्टोज होता तो CH2OH ऊपर नीचे हो, CH2OH ऊपर होता, OH नीचे होता, बाकी सब एज इट इज रहता, ठीक है। अगर अल्फा डी लिखना होता तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, बाकी सब एज इट इज रहेगा। समझ गए? तो इसी तरह से ये आप स्ट्रक्चर चेक कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक है और फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 2 एनोमेरिक है। अब हमें इससे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, किसका, फ्रक्टोज का। दोनों यूनिट हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें से वाटर का लॉस करेंगे। तो वाटर का लॉस कैसे होता है, देखो ध्यान से। OH इन दोनों के बीच में से एक का मतलब H और दूसरे का OH, किसी का भी निकाल दो, ये लॉस हो जाता है। इस तरह से आपका वाटर का लॉस होता है, H2O, ये है H2O। तो वाटर का लॉस इस तरह से होता है, ठीक है, समझ रहे हो। तो इस तरह से आपका वाटर का लॉस हो जाएगा। और जब वाटर का लॉस हो जाएगा तो अब आप इन दोनों यूनिट को आपस में जोड़ दीजिए। तो ये जो यहाँ पे बना है, इसको मैं जोड़ रहा हूँ यहाँ पे, इन दोनों यूनिट्स को मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। देखिए ये मैं इसको जोड़ दे रहा हूँ, दोनों यूनिट्स को। तो दोनों यूनिट्स को जब आप जोड़ेंगे तो ये कैसे बन जाएगा, ये बनेगा इस तरह से। दोनों यूनिट्स को आपस में जोड़िए। यहाँ से आपको ध्यान रखना है, तो मैं सारा यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। पहले ये यूनिट ड्रॉ करता हूँ, O ऐसे, ये बन गया। और यहाँ पे H है, ठीक है। बाकी यूनिट्स जहाँ जैसे है वैसे लिख लो, कहीं कोई चेंज नहीं होगा। H OH H OH H OH, और यहाँ पे भी H CH2OH। ये देखो, ये मैंने ड्रॉ कर दिया। और ये वाला बॉन्ड अब यहाँ पे OH निकला है, यहाँ का H निकाला, यहाँ का OH, या यहाँ का OH निकालो, यहाँ का H, उससे कोई मतलब नहीं, बस H2O निकलेगा। दोनों OH के बीच में से H2O निकलेगा। तो मान लो एक OH इधर से, एक OH इधर से है, H2O निकाल दी तो एक O बच जाएगा ना। तो यहाँ पर हमें अब वही ड्रॉ करना है कि ये देखो एक O बच गया, और इससे अब हमारी जुड़ जाएगी कौन सी यूनिट, बीटा डी फ्रक्टोज वाली यूनिट। इसको ऐसे बनाते हैं, O हो गया लाइक दिस, ये देखो। अब बाकी सब उतार दो ऐसे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। CH2OH OH H, यहाँ पे H OH, यहाँ पे CH2OH, और यहाँ पे H। ये देखो, ये आपका स्ट्रक्चर आ गया। ये जो स्ट्रक्चर आया, ये जो स्ट्रक्चर आया आपका, यही है आपका सुक्रोज। दिस इज द सुक्रोज, ये है आपका सुक्रोज, ये स्ट्रक्चर। समझ में आया सबको? तो देखा हमने दोनों मोनोसेक्राइड यूनिट्स को आपस में जोड़ करके हमने इसको बना दिया। तो इसमें ये एनोमेरिक कार्बन है, यहाँ भी एनोमेरिक कार्बन है, ये भी कार्बन है। तो ये जो बॉन्ड बना, यहाँ पे कौन है, कार्बन, यहाँ पे कार्बन और बीच में हो, तो COC, देख रहे हो, ये इसी को कहते हैं COC बॉन्ड को कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। द COC बॉन्ड विच ज्वाइंट्स टू मोनोसेक्राइड यूनिट्स टुगेदर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ COC बॉन्ड विच ज्वाइंट्स टू monosaccharides units together is called glycosidic bond, या ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बॉन्ड, या लिंकेज, जो भी कहना चाहो। ये है
द COC bond which joins two monosaccharides units together is called glycosidic bond। तो ये है आपका कार्बन COC, इसने जो है इन दोनों मोनोसेक्राइड्स को ज्वाइंट कर दिया, तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और यही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की डेफिनेशन है। अच्छा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम भी पड़ता है, जैसे यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का नाम क्या होगा, यहाँ पे जो बॉन्ड बनाने में जो जो नंबर वाले कार्बन इन्वॉल्व होंगे उसी के बेसिस पे इसका नाम पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे कौन कौन कार्बन इन्वॉल्व हुए हैं, कौन कौन कार्बन इन्वॉल्व हुए हैं, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, मतलब इस कार्बन नंबर 2 का OH और कार्बन नंबर 1 का OH आपस में जुड़ के COC बॉन्ड बनाए हैं, तो इसको हम लोग कहेंगे C1C2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसका नाम होगा C1C2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, C1C2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का जो नाम पड़ता है वो उस बेसिस पे पड़ता है कि कौन कौन नंबर वाले कार्बन इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हैं। तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और यहाँ कार्बन नंबर 2, फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व है, इसलिए ये वाला कार्बन आपका मान लो 1 है, तो ये वाला कार्बन आपका 2 है, तो 1 और 2, तो इसलिए इसका नाम हो गया C1C2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो सुक्रोज में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है और ऑप्शन में दे दे C1C2, C1C4, C1C6, C1C3 ऐसे कुछ दे दे, तो आपको ध्यान रखना है कि सुक्रोज में ये MCQ में बनाया जा सकता है क्वेश्चन, या कंपटीशन में भी आ सकता है। तो सुक्रोज में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है उसका नाम है C1C2, क्योंकि ये दोनों कार्बन आपके इन्वॉल्व होते हैं इसके बॉन्ड बनाने में। समझ में आ गया? तो ये था, आपने देखा कि सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करके जब हमें पता लग गया कि ये किस यूनिट से बना है, और उन यूनिट्स का मैंने स्ट्रक्चर ड्रा करके इसको जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया, तो हमको ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर मिल गया। यही सुक्रोज का स्ट्रक्चर है। चीनी जो आप खाते हो उसका स्ट्रक्चर ये है, उसके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये है, दैट इज द C1C2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता है। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मैंने आपको बताया क्या कि द COC बॉन्ड विच ज्वाइंट्स टू मोनोसेक्राइड्स यूनिट्स टुगेदर इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। समझ गए? अब हम लोग देखते हैं माल्टोज का। माल्टोज किससे बना होता है? अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज से। तो हम लोग अब माल्टोज का स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, ठीक है? इसका चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जाता हूं 2 सेकंड के लिए, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट अगर आप इसका लेना चाहें तो। हो गया? चलो ठीक है। अब हम लोग देखते हैं माल्टोज का। तो माल्टोज का स्ट्रक्चर हम लोग ड्रा करते हैं। तो माल्टोज में क्या होता है, इसी तरह से आप लैक्टोज का भी ड्रा कर सकते हैं, लेकिन आपको सुक्रोज माल्टोज तो एटलीस्ट पता होना ही चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो माल्टोज है अल्फा डी ग्लूकोज से बना है, यही अल्फा डी ग्लूकोज, तो इसकी दो यूनिट आपको बनाना है। तो अगला हमारा है स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। तो माल्टोज डाइसेक्राइड है, क्योंकि ये 2 मोनोसेक्राइड यूनिट्स के जुड़ने से बना है। यहाँ देख रहे हो इसका जो 21 यूनिट से बना है मोनोसेक्राइड के, तो 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट से बनता है। और अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आपने ड्रा किया है, तो आप दोनों स्ट्रक्चर को अगल बगल ड्रा करो इस तरह से। देखो यहाँ पे ये मैंने ड्रा किया, ये है हमारा अल्फा डी ग्लूकोज 1, H OH H, यहाँ पे OH H OH OH, यहाँ पे H और ये CH2OH। ये हो गया हमारा अल्फा डी ग्लूकोज का एक यूनिट। क्लियर? अल्फा डी ग्लूकोज का एक यूनिट। एक और बनाइए इसी के बगल में, ऐसे जैसे ये बनाए हो, ये देखो ऐसे बना दो लाइन खींच के। ये देखो यहाँ पे भी H OH H OH 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 H CH2OH, ये हो गया। यहाँ पे H, यहाँ OH, यहाँ OH। ये है हमारा अल्फा डी ग्लूकोज। इसी 2 यूनिट से माल्टोज बनता है। देख रहे हो? इसी 2 यूनिट से माल्टोज बनता है, लाइक दिस। अब इनको जोड़ना है, तो यहाँ पे कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2, ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2
के बीच में कंडेंसेशन हुआ था, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि दो चीज़ें कंबाइंड हो रही हैं विद द लॉस ऑफ सम स्मॉल थिंग। जैसे ये दो यूनिट कंबाइंड हो रही हैं विद द लॉस ऑफ स्मॉल वाटर। तो व्हेन टू थिंग्स आर कंबाइंड विद द लॉस ऑफ सम स्मॉल वाटर देन दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन रिएक्शन। मतलब एक डिफिनीशन है, कंडेंसेशन का और भी मतलब होते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडेंसेशन का मतलब ये है कि दिस इज द कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे भी हमको इनको ज्वाइंट करना है। तो हमारे पास जो है अल्फा डी ग्लूकोज की यूनिट हमने लिख लिया। अब हम इसको ज्वाइंट कर देते हैं। ज्वाइंट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ कैसे ज्वाइंट होगा, यहाँ ज्वाइंट होता है एक का कार्बन नंबर 1, एक का कार्बन नंबर 1 और दूसरे का कार्बन नंबर 4। ओके, यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये वाला 5 है और ये वाला 6 है। ठीक है ना, ऐसे होता है नंबरिंग 1 2 3 4, ये 5, ये 6, 6 कार्बन हो गया। तो यहाँ पे देखो कार्बन नंबर 1 एक का मतलब एक का टेल दूसरे का हेड, ऐसे समझो। कार्बन नंबर 4 को हम टेल मान ले, कार्बन नंबर 1 को हेड मान ले, तो हेड टेल कॉम्बिनेशन होता है। इन दोनों OH के बीच में से H2O का लॉस होगा। चलो हम वाटर का लॉस कर देते हैं, ये देखो ये H2O का लॉस हो गया। तो अब यहाँ से वाटर का लॉस हो गया H2O और ये दोनों यूनिट जुड़ जाएंगी। ठीक है, ये दोनों यूनिट जुड़ेंगी तो जोड़ के अब बना दो। यहाँ पे भी देखो वही बांड बनेगा COC, ये आपस में लिंक हो जाएंगे। तो पहले मैं बनाता हूँ इसको, देखो ध्यान से, O ऐसे बना लाइक दिस और फिर यहाँ पे हम ऐसे घूम जाते हैं, ऐसे ये कर देते हैं और यहाँ पे ऐसे करके O A, ये देखो लाइक दिस, ऐसे ए। अब सारे पार्ट से लिख लो, यहाँ पे आपका H है, यहाँ पे भी आपका H है और ये है वो कार्बन COC, देख रहे हैं COC, यही है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो आपने यहाँ पे लिखा है। अब बाकी सारे जो पार्ट्स हैं एज इट इज, जहाँ जो जैसे है वैसे लिख दो, HOH HOH OH H, यहाँ पे HCH2OH लाइक दिस, यहाँ पे आपका आ गया HHOH H OH H OH H CH2OH। ओके, इस तरह से जो है ये आपका जो स्ट्रक्चर आया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। ये है कार्बन नंबर 1 हमारा एनोमेरिक होता है ग्लूकोज में, ये हमेशा ध्यान रखना। और फ्रक्टोज में कार्बन नंबर 2 एनोमेरिक होता है, जहां से अल्फा बीटा डिफाइन होता है। एनोमेरिक कार्बन से ही अल्फा बीटा डिफाइन होता है। अगर एनोमेरिक कार्बन पे H लेफ्ट में या OH राइट में है तो उसको हम लोग जो है अल्फा कहते हैं, और अगर वही उल्टा हो जाए 180 डिग्री पर रोटेट होके तो बन जाएगा बीटा। तो देख रहे हैं यहाँ पे कार्बन नंबर 1 इसका और इसका कार्बन नंबर 4, ये लिंकेज है, ये है आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये है। और इसमें कौन कौन से कार्बन इन्वॉल्व हैं, कार्बन नंबर 1 एंड 4, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये इसका नाम पड़ेगा। तो माल्टोज में, सुक्रोज में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसका नाम क्या है, C1C4, और माल्टोज में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसका नाम क्या है, सुक्रोज में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसका नाम है C1C2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और जो माल्टोज में है उसका नाम है C1C4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्लियर? तो इस तरह से जो है आप इसको बना सकते हैं। अब ये लैक्टोज का अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो मैंने आपके क्लास नोट में इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा दिया है। मैं इन दो एग्जाम्पल इसलिए समझाया, आपको तरीका समझाना चाहता था। अब आप बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो और बीटा डी गैलेक्टोज का, क्योंकि लैक्टोज का जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज मिलेगा। पर्टिकुलर रहना है, ध्यान रखना है नहीं कि लिख दो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ग्लूकोज लिखने से काम नहीं चलेगा, बीटा डी ग्लूकोज लिखो और बीटा डी गैलेक्टोज लिखो। समझ में आया? तो आप जब हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट बता रहे हैं तो क्योंकि फार्मूला तो सबका वही रहता है C6H12O6,
चाहे आप फ्रक्टोज ले लो, चाहे आप ग्लूकोज ले लो, अल्फा ले लो, बीटा ले लो, कुछ भी फार्मूला वही रहता है। इसलिए आपको पर्टिकुलर होना पड़ेगा, बताना पड़ेगा नाम में कि वो कौन सा है, अल्फा कि बीटा, मतलब उस पर्टिकुलर इनोमर का नाम आपको बताना पड़ेगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर मैं नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, इसका स्ट्रक्चर आप खुद से ड्रॉ करना, इसको देखना, नोट्स में सारा लिखा हुआ है, तरीका मैंने समझा दिया, तो यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं। तो ये था आपका जो हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसेक्राइड्स एंड आपका स्ट्रक्चर ऑफ सम इम्पॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स, जिसमें मैंने आपको माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज के बारे में बताया और तीनों की हाइड्रोलिसिस बताया। ओके, तो इसका तो चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया है? तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ डाइसेक्राइड्स एज वेल एज द हाइड्रोलिसिस ऑफ डाइसेक्राइड्स, सम इम्पॉर्टेंट डाइसेक्राइड्स। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे टर्म्स में कि जो हमारा डाइसेक्राइड्स वगैरह है, इसके बाद हमारा आता है पॉलीसेक्राइड्स। क्या आता है? पॉलीसेक्राइड्स। अच्छा, यहाँ पे मैं सुक्रोज के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। सुक्रोज हमारा जो है दो चीज़ों के लिए खास है, दो चीज़ों के लिए। पहला कि सुक्रोज हमारा जो है ये एक इन्वर्ट शुगर है, इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर इसको कहते हैं। इन्वर्ट शुगर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन शो करता है। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको मैंने SN2 रिएक्शन में पढ़ाया था। क्या था इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन? कि अगर आपका रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो है तो प्रोडक्ट लीवो होगा, और अगर आपका रिएक्टेंट लीवो है तो प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो होगा। मतलब जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है 100% अपोजिट हो जाती है, उल्टा हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब हुआ इन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। इसको आप ऐसे समझो, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मतलब हो गया इन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी का पलट जाना। रिएक्टेंट डेक्स्ट्रो है तो प्रोडक्ट लीवो हो गया, रिएक्टेंट लीवो है तो प्रोडक्ट डेक्स्ट्रो हो गया। तो ये जो इन्वर्जन होता है इसी को हम लोग कहते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो जो सुक्रोज हमारा होता है ये इन्वर्ट शुगर होता है। कैसे इन्वर्जन इसमें होता है? कि जैसे हम सुक्रोज को सॉलिड फॉर्म में ले लें, सुक्रोज सॉलिड, तो सुक्रोज जो होता है हमारा ये सॉलिड फॉर्म में हमने लिया, तो सुक्रोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है, स्पेसिफिक रोटेशन ये लगभग +110 डिग्री होता है। स्पेसिफिक रोटेशन किसे कहते हैं? कि जो आपका प्लेन प्रोफाइल लाइट है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि प्लेन प्रोफाइल लाइट है, तो अगर ये प्लस है तो मतलब डेक्स्ट्रो, इधर घूमेगा लाइट, प्लेन प्रोफाइल लाइट राइट साइड में घूमेगा तो डेक्स्ट्रो, प्लस का मतलब डेक्स्ट्रो, और अगर उल्टा घूमा लेफ्ट हैंड साइड में तो क्या हो जाएगा? लीवो। तो +110 डिग्री मतलब हुआ कि यहाँ पे जो ये रोटेशन हो रहा है, ये जो रोटेशन हो रहा है, यहाँ जो थीटा बन रहा है, ये थीटा, दिस इज कॉल्ड द स्पेसिफिक रोटेशन। मतलब स्पेसिफिक रोटेशन हो गया आपका कि जो आपका प्लेन प्रोफाइल लाइट है कितने एंगल से रोटेट हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। अल्फा से कैपिटल ब्रैकेट के अंदर अल्फा लिखा होता है, तो उसका मतलब होता है स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब हुआ कि प्लेन प्रोफाइल लाइट कितने एंगल से रोटेट हुआ। अगर वो प्लस है तो डेक्स्ट्रो, और अगर माइनस होगा तो लीवो, ये आप जानते हैं। तो अब हम लोग क्या करें कि सुक्रोज हमारा जो होता है डेक्स्ट्रो होता है, ये आपका डेक्स्ट्रो है, दिस इज द डेक्स्ट्रो। सुक्रोज आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। अब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करके इसका एक सोल्यूशन बना दें, सोल्यूशन बना दें, सोल्यूशन, इसका एक्वस सोल्यूशन हम बना दें, एक्वस सोल्यूशन। तो जब आप इसका एक्वस सोल्यूशन बनाएंगे तो तुम्हें पता है इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी एक्वस मीडियम में। हाइड्रोलिसिस होके क्या बनाएगा ये? C6H12O6 प्लस C6H12O6 हाइड्रोलाइज हो जाएगा एक्वस सोल्यूशन में। ये धीरे धीरे स्लोली होता है, धीरे धीरे हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो ये क्या बनता है? अभी आपने पढ़ा था अल्फा डी, ये देखो सामने लिखा है, अल्फा डी ग्लूकोज बनता है और बीटा डी फ्रक्टोज बनता है, बीटा डी फ्रक्टोज ये बनता है, राइट। तो ये दोनों कहाँ आ गया आप? सोल्यूशन में। ये जो आपका एक्वस सोल्यूशन है सुक्रोज का, चीनी का,
उसमें ये दोनों मौजूद हैं, ये दोनों मौजूद हैं, ये दोनों मौजूद हैं, राइट। तो जो अल्फा डी ग्लूकोज है इसका स्पेसिफिक रोटेशन लगभग प्लस 52.5 डिग्री होता है, डेक्स्ट्रो होता है। और जो बीटा डी फ्रक्टोज होता है इसका स्पेसिफिक रोटेशन लगभग माइनस 92.2 डिग्री या 5 डिग्री, देख लेना नोट्स में क्या लिखा है, मैं 5 ही ले रहा हूँ, माइनस 92 डिग्री होता है। देख रहे हैं, मतलब सुक्रोज आपका क्या था, सुक्रोज आपका क्या था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, स्पेसिफिक रोटेशन कितना देता है, प्लस 110 डिग्री। और ये आपका सोल्यूशन है, ये आपका एक्वा सोल्यूशन है सुक्रोज का, जिसमें आपका अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज बना। अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन प्लस आ रहा है, मतलब ये डेक्स्ट्रो है, और बीटा डी फ्रक्टोज का स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है, इतना, मतलब ये लीवो है, राइट। लेकिन अगर हम इन दोनों को देखें तो हमारा जो ओवरऑल सॉल्यूशन है, ओवरऑल सॉल्यूशन जो हो रहा है उसमें देखो तो डेक्स्ट्रो से ज़्यादा वैल्यू किसकी है, लीवो की। मतलब यहाँ पर आपका डेक्स्ट्रो से ज़्यादा वैल्यू किसकी है, लीवो की। मतलब डेक्स्ट्रो प्लस 52.5 डिग्री है जबकि लीवो माइनस 92.5 डिग्री है। तो मतलब इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन है निगेटिव, वो पॉजिटिव से ज़्यादा हो रहा है। तो जो आपका ओवरऑल सोल्यूशन होगा, चूँकि लीवो यहाँ ज़्यादा है, लीवो की वैल्यू ज़्यादा है, तो जो ओवरऑल सुक्रोज का ओवरऑल सोल्यूशन होगा, ओवरऑल सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, वो जो है आपका क्या हो जाएगा, लीवो रोटेटरी हो जाएगा। क्योंकि ये इसकी वैल्यू बीटा डी फ्रक्टोज के स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू अल्फा डी ग्लूकोज के इस वैल्यू से इसकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब प्लस से ज़्यादा कौन है, निगेटिव। तो ओवरऑल सोल्यूशन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मैथमेटिकली भी आप समझते हैं कि अगर इन दोनों को हम ऐड कर दें तो माइनस में आएगा रिजल्ट। तो इसलिए ये लीवो रोटेटिव हो गया, मतलब ये लीवो हो गया, माइनस हो गया। और जबकि तुम्हारा सोल्यूशन क्या था, डेक्स्ट्रो था, डी था, सॉरी सुक्रोज तुम्हारा क्या था, डेक्स्ट्रो था, सुक्रोज तुम्हारा डेक्स्ट्रो था। लेकिन उसका एक सोल्यूशन थोड़ी समय बाद उसको जब रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उसकी धीरे धीरे हाइड्रोलिसिस हो जाती है और वो जो सोल्यूशन आपका आता है वो लीवो रोटेटरी है। तो इस तरह से आपने देखा कि सुक्रोज है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेकिन उसका एक्वा सोल्यूशन फाइनली क्या होता है, लीवो रोटेटरी। तो ये जो चेंज आ रहा है, ये जो चेंज आ रहा है डेक्स्ट्रो से क्रिस्टल, सल्यूट डेक्स्ट्रो बट सोल्यूशन लीवो। समझो ध्यान से, सल्यूट कौन है, सुक्रोज, चीनी। तो सल्यूट आपका डेक्स्ट्रो, लेकिन सोल्यूशन आपका ओवरऑल क्या हो गया, लीवो। तो दिस इज कॉल्ड द इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आपका कह सकते हो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, या कह दो इन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, इन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, राइट। तो ये जो है ये क्वालिटी सुक्रोज में पाई जाती है कि सुक्रोज का क्रिस्टल डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, लेकिन इसका ओवरऑल सोल्यूशन एक्वस लीवो रोटेटरी होता है। तो ये जो चेंज है, ये जो इन्वर्जन है, इसीलिए सुक्रोज जो है को हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्ट शुगर, क्योंकि ये इन्वर्जन शो करता है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये है आपका पहला पॉइंट सुक्रोज में कि इन्वर्ट शुगर क्या होता है या इन्वर्जन ऑफ शुगर का क्या मतलब होता है। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन शो करता है, या इन्वर्ट शुगर बोले, या इन्वर्जन ऑफ शुगर बोले, या इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन बोले, आप हर जगह इसको समझ सकते हैं। इन्वर्जन ऑफ शुगर या इन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी, इन्वर्जन ऑफ कह दो कि कॉन्फ़िगरेशन या इन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो क्रिस्टल डेक्स्ट्रो है लेकिन एक्वा सोल्यूशन लीवो होता है। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन या इन्वर्जन ऑफ शुगर, इसीलिए हम लोग सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर कहते हैं। ओके, अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। बस सुक्रोज का एक पॉइंट और बताएंगे, इसके बाद इस क्लास को यहाँ पर ख़त्म करेंगे और फिर पॉलीसेक्राइड्स के बारे में आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। तो आप एक स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए चाहे तो। चलो, हो गया, ले लिए, समझ में आ गया है सबको? सबको समझ में आ गया? हाँ,
कमेंट में रिप्लाई कर दो कि समझ में आ गया कि नहीं आया। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं हम लोग इसको। अगला पॉइंट सुक्रोज के बारे में, इसलिए मैंने सुक्रोज का स्ट्रक्चर नहीं मिटाया क्योंकि मुझे इसके बारे में आपको बताना था। तो स्ट्रक्चर रहेगा तो ज़्यादा पिक्चर, ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट सुक्रोज के बारे में कि जो हमारा इट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इट इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो पहले हम लोग ये जान लें कि शुगर जो होते हैं दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका रिड्यूसिंग शुगर और दूसरा होता है आपका नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ठीक है, इजी टॉपिक है, समझ जाओगे। शुगर दो तरह का होता है, रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर किसको कहते हैं? रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं कि द शुगर या कार्बोहाइड्रेट विच कैन रिड्यूस फेलिंग्स रिएजेंट, वही जो आपने लैब में किया था, विच कैन रिड्यूस फेलिंग्स रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट और बेनेडिक्ट्स रिएजेंट etc. the sugars which can reduce Fehling's reagent, Tollens reagent or Benedict reagent etc. are called reducing sugar। उनको हम लोग कहते हैं reducing sugar। ये है reducing sugar की डिफिनीशन, सिंपल सा है। The sugar which can reduce Tollens reagent, Fehling's reagent, Benedict's reagent etc. are called reducing sugar। समझ गए? इसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। एग्जाम्पल, इसमें जितने मोनोसेक्राइड्स हैं सभी आते हैं, ऑल मोनोसेक्राइड्स, राइट। जैसे आपका ग्लूकोज, गैलेक्टोज, एराबिनोज, राइबोज, ग्लिसरल्डिहाइड, जितने भी आपके मोनोसेक्राइड्स आते हैं ये आपके आते हैं जिसमें आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। मोनोसेक्राइड्स मतलब कि जो आपको एल्डो कार्बोहाइड्रेट जो है, एल्डो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि तुम जानते हो कि आपका जो फेलिंग्स रिएजेंट है, टॉलेंस रिएजेंट है या बेनेडिक्ट्स रिएजेंट है, इसको जो है कीटोन रिड्यूस नहीं कर पाता। जो एल्डो कार्बोहाइड्रेट हैं मतलब एल्डो हेक्सोज, एल्डो पेंटोज, एल्डो ट्रायोज, एल्डो टेट्रोज, ये सब जितने हैं ये सभी आपके मोनोसेक्राइड्स में आते हैं। और ऑल डाइसेक्राइड्स, जितने डाइसेक्राइड्स हैं, ऑल डाइसेक्राइड्स एक्सेप्ट सुक्रोज। ये देखो अभी मैंने यही पॉइंट लिखा है कि सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। जितने डाइसेक्राइड्स हैं जैसे लैक्टोज, माल्टोज, ये सब आपके रिड्यूसिंग शुगर हैं, लेकिन जो आपका सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में है। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर की डिफिनीशन फिर क्या बनेगी? इसका उल्टा बना दो। द sugars which cannot reduce Fehling's reagents, Tollens reagents, Benedict's reagents etc. are called यही सेम चीज are called non reducing sugar। ये आपका होता है, समझ गए? एग्जाम्पल, इसमें पहला तो एग्जाम्पल हो गया सुक्रोज और ऑल पॉलीसेक्राइड्स, जितने पॉलीसेक्राइड्स हैं। ऑल पॉलीसेक्राइड्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्टार्च हो गया, सेलुलोज, ग्लाइकोजन एटसेट्रा, ये सब आपके जो होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। मतलब ये फेलिंग्स रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट, देख रहे हो ना, इनको रिड्यूस नहीं कर पाते। और जो रिड्यूस कर देते हैं विच कैन रिड्यूस फेलिंग्स रिएजेंट्स, टॉलेंस रिएजेंट या बेनेडिक्ट्स रिएजेंट, जो इनको रिड्यूस कर पाते हैं उनको रिड्यूसिंग शुगर,
और जो नहीं रिड्यूस कर पाते, विच कैन नॉट रिड्यूस, किनको, इनको, फेलिंग्स, टॉलेंस, बैंडिट्स रिएजेंट को जो रिड्यूस ना कर पाए उनको हम लोग कहते हैं। तो जैसे इसमें आपका एक आता है एग्जांपल सुक्रोज, और जितने पॉलीसेक्राइड्स हैं जैसे आपका स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये सब आपके नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आते हैं। तो बस अब हमको ये बताना है यहाँ पे कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो आपके क्लास नोट में लिखा हुआ है, बट आप लेना चाहें तो इसको ले सकते हैं। नॉन रिड्यूसिंग शुगर और रिड्यूसिंग शुगर का क्या मतलब है ये मैंने आपको बता दिया, तो आप चाहें तो यहाँ से ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो फिर इसके आगे हम लोग बात करते हैं आपसे कि क्या यहाँ पर होता है। अब हमें प्रूव करना है कि ये जो है सुक्रोज हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों है। ओके, तो यहाँ पर इसके पीछे रीजन बहुत ही सिंपल सा है कि आपका जो मोनोसेक्राइड होता है उसमें फ्री कार्बोनिल ग्रुप होता है या फ्री एनोमेरिक कार्बन होता है। जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं आपके मोनोसेक्राइड्स, ठीक है, मोनोसेक्राइड्स जो एल्डो वाले हैं, मोनोसेक्राइड्स में आपका फ्री कार्बोनिल ग्रुप होता है। अच्छा, कभी कभी जो आपका ये जो आपके फ्रक्टोज या जो दूसरे मोनोसेक्राइड्स हैं वो भी जो है रिड्यूसिंग शुगर का काम करते हैं। तो अगर आपको कहीं ऐसा मिले कि मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं सारे रिड्यूसिंग शुगर होते हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है साइक्लिक स्ट्रक्चर में जब जाते हैं तो इनका एनोमेरिक कार्बन फ्री रहता है। तो एनोमेरिक कार्बन फ्री होने के कारण वे भी उसको रिड्यूस कर सकते हैं, तो इसलिए जो है वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो खैर मोनोसेक्राइड जो हमारे होते हैं इनमें फ्री कार्बोनिल ग्रुप होता है, ये वाला ग्रुप जो एल्डिहाइड या कीटोन वाला है, या हम कहते हैं फ्री एनोमेरिक कार्बन वाला, फ्री एनोमेरिक कार्बन होता है, एनोमेरिक कार्बन। तो ये जो आपका देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें नहीं, जैसे आप अभी बनाए थे माल्टोज का, तो माल्टोज में कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, C1C4। तो एक का C1 एनोमेरिक है और दूसरे का C4 ले लिया, लेकिन जो इसका 4 लिया उसका 1 फ्री है, कार्बन नंबर 1 उसका फ्री है और कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक कार्बन है। आप स्ट्रक्चर देखिएगा, अपना क्लास नोट खोल के देखिए, तो उसमें पहले वाले का तो 1 लिंकेज में इन्वॉल्व है, नाम क्या है, C1C4। तो पहले वाले का तो 1 इन्वॉल्व है एनोमेरिक, लेकिन दूसरे का जिसका 4 इन्वॉल्व है उसका 1 तो फ्री है ना, तो वो फ्री एनोमेरिक कार्बन होने के कारण तो फ्री कार्बोनिल ग्रुप होता है। और मोनोसेक्राइड्स में ही हाल है, यही डाइसेक्राइड्स में भी हाल होता है, सेम रीजन, डाइसेक्राइड्स में भी यही कारण होता है। तो दे हैव फ्री कार्बोनिल ग्रुप या फ्री एनोमेरिक कार्बन, हेंस दे एक्ट एज रिड्यूसिंग शुगर, इसलिए रिड्यूसिंग शुगर का काम करते हैं। इसकी वर्डिंग आपको क्लास नोट में मिल जाएगी। लेकिन हमको यहाँ पे प्रूव करना है कि सुक्रोज जो है ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्यों होता है, तो वही चीज़ इसमें नहीं होती। देखो कैसे, ये है तुम्हारा स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसका एनोमेरिक कार्बन कौन है, ग्लूकोज का 1 और फ्रक्टोज का कौन है 2। तो दोनों एनोमेरिक कार्बन, दोनों का, इसका भी एनोमेरिक इसका भी एनोमेरिक, C1C2 दोनों का एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया। मतलब कोई भी एनोमेरिक कार्बन दोनों यूनिट में से फ्री ही नहीं है। और जबकि रिड्यूसिंग होने के लिए फ्री एनोमेरिक कार्बन होना जरूरी है, फ्री एनोमेरिक कार्बन हो या फ्री कार्बोनिल ग्रुप हो, देन दे एक्ट एज ए रिड्यूसिंग शुगर। और यहाँ पे क्या है, सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो आप यहाँ स्ट्रक्चर देख रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है कि इसका कार्बन नंबर 1 एनोमेरिक है, इसका कार्बन नंबर 2 एनोमेरिक है। एनोमेरिक मतलब जहाँ पे कार्बोनिल है, जहाँ आपने एडिशन किया, रिंग बनाया जहाँ पे फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में, तो एनोमेरिक कार्बन दोनों का इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर शुगर इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज द एनोमेरिक carbons of both monosaccharide units are involved in glycosidic linkage या bond, that is
नो एनोमेरिक कार्बन, that is no anomeric carbon is free, hence sucrose cannot reduce Fehling's reagent, Tollens reagent or Benedict's reagent, hence it is a non-reducing sugar, समझ गए। तो ये आपके सामने स्ट्रक्चर है, यहाँ साफ साफ दिख रहा है, ये आपका एनोमेरिक कार्बन है पहला, और इसमें ये वाला कार्बन एनोमेरिक है, और दोनों एनोमेरिक कार्बन C1 C2 दोनों इन्वॉल्व हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में। यहाँ देखो दोनों इन्वॉल्व हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, कोई फ्री ही नहीं है। और बाकी जितने डाइसेक्राइड्स हैं उनमें एक कम से कम फ्री रहता है, और मोनोसेक्राइड्स में तो सभी में, सारे मोनोसेक्राइड्स में फ्री रहता है। तो इसलिए ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, ऑल मोनोसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, ऑल डाइसेक्राइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर, बिकॉज दे हैव एट लीस्ट वन फ्री एनोमेरिक कार्बन या फ्री कार्बोनिल ग्रुप, एट लीस्ट वन। लेकिन जो सुक्रोज है इसके दोनों एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं, लिंकेज में इन्वॉल्व हैं, वो फ्री नहीं है। इसीलिए जो है ये सुक्रोज हमारा या चीनी जो हमारा होता है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में आता है। ओके, तो ये था टोटल जो आज मुझे बताना था। अब इसमें बचा हुआ है सिर्फ पॉलीसेक्राइड, तो पॉलीसेक्राइड को मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। पॉलीसेक्राइड में आपको थोड़ा सा ही है कि पॉलीसेक्राइड में जैसे स्टार्च किससे बना होता है, तो स्टार्च में दो पार्ट होता है, एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। तो एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन में क्या डिफरेंस है, सेलुलोज किससे बना होता है, ग्लाइकोजन किससे बना होता है, बस उसमें स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, बस उसमें थोड़ा थोड़ा इनका कंपोजिशन पढ़ना है कि किससे बने होते हैं और उसमें कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। जैसे आपने देखा माल्टोज में C1 C4, सुक्रोज में देखा C1 C2, ऐसे आप जो है उसमें भी देखेंगे कि स्टार्च में कौन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, सेलुलोज में कौन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, ग्लाइकोजन में कौन से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस पर बेस्ड MCQ या कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेक्राइड थोड़ा सा है, उसको हम लोग पढ़ लेंगे। फिर एक कार्बोहाइड्रेट का एप्लीकेशन है, यूजेज है। अब जैसे सेलुलोज, तो सेलुलोज जो लकड़ी है, वुड है, लकड़ी या वुड सेलुलोज है, तो अब उसका क्या यूज है, तो बता दो भाई। लकड़ी का क्या यूज है, सारा यूज सब कुछ है, एज ए फ्यूल यूज करते हैं, और उससे फर्नीचर बनाते हैं, और उससे जो है पेपर बनता है, फाइबर बनते हैं बहुत सारे। तो बहुत सारे जो लकड़ी के यूजेज हैं वही सेलुलोज के यूजेज हैं, स्टार्च के यूजेज, ग्लाइकोजन के यूजेज, तो इसी पे हमें डिस्कस करना है। तो ये आपका कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसमें बचेगा आपका प्रोटीन पढ़ना है, DNA RNA पढ़ना है। तो बहुत बड़े टॉपिक्स नहीं है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आराम से एक एक लेक्चर में आई होप कि कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो ये आपको आज इसको मैंने बता दिया। अब इसको आप लोग क्लास नोट्स लिख लिए होंगे, वहाँ से आप इसको पढ़िए। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो दोबारा देख के सुन लीजिए। आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। जहाँ भी डाउट हो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या आप मुझसे ग्रुप में पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।